नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 9 जनवरी आज है और आज की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, आप लोग ले लीजिए। मंथली मैगजीन भी सुपरफास्ट रिवीजन के लिए विथ एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। 9 जनवरी एनआरआई अनिवासी भारतीय दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी की जो है स्वदेश वापसी हुई थी। उसके उपलक्ष्य में इस दिन को चुना गया था 9 जनवरी को। जो प्रवासी भारतीय, उनका देश के लिए क्या योगदान हो सकता है और उस योगदान को पूरी तरह से भुनाने के लिए इस दिवस की शुरुआत वास्तव में हुई थी। तो 9 जनवरी अनिवासी या प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। एनआरआई या प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास के प्रति प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन यानी 9 जनवरी 1915 दक्षिण अफ्रीका से मुंबई की महात्मा गांधी की वापसी की भी याद दिलाता है। KVIC खादी जो आपका और ग्राम उद्योग आयोग है ने अभिनव मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत की है। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने 7 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिरोरा गांव में, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में है, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का शुभारंभ किया। इसे KVIC ने अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजो केहरा में 15 लाख रुपए की लागत से डिजाइन किया है। यह मोबाइल शहद प्रसंस्करण इकाई 8 घंटे में 300 किलोग्राम शहद तक प्रसंस्कृत कर सकती है। यह ध्यान रखिएगा कहाँ पर शुभारंभ किया है और किसने शुभारंभ किया है। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। कहाँ पर? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के सिरोरा गांव में। और देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है। ठीक, इसको आप देख सकते हैं। इसमें अगर इससे संबंधित मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न आता है तो ये जो स्लोगन है इसको याद रखेगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में श्वेत क्रांति के साथ स्वीट क्रांति जो कि शहद उत्पादन से संबंधित है, इसकी भी जरूरत है, ध्यान रखेगा। चीनी वैज्ञानिकों ने बताया, ये सब प्रश्न यहाँ से उठते हैं, ध्यान रखें। यहाँ पर आप जाएगा कि स्वीट क्रांति किससे संबंधित है, तो ऑप्शन रहेगा चीनी, गुड़, शहद और कोई एक और मीठा दे देगा, मिश्री दे देगा, तो उसका उत्तर क्या होगा? शहद। ओके। चीनी वैज्ञानिकों ने बनाया फैक्ट्री रोबोट जो दिमाग पढ़ सकता है। तो चीन में शोधकर्ताओं ने एक औद्योगिक रोबोट विकसित किया है जो मानव सहकर्मी के दिमाग को 96% सटीकता के साथ पढ़ सकता है। रोबोट ने न केवल कार्यकर्ता की मस्तिष्क तरंगों की निगरानी की बल्कि मांसपेशियों में से विद्युत संकेत भी एकत्र किए, क्योंकि यह एक जटिल उत्पाद को इकट्ठा करने का काम करता था। इसे चाइना श्री गोरजेस यूनिवर्सिटी के इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में विकसित किया गया है। तो चाइना 3 गॉर्जेस यूनिवर्सिटी के इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में। लिखने के लिए सही है। जानने के लिए मुख्य प्रीलिम्स के लिए कि किसने अभी हाल ही में फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो इंसान के दिमाग को सटीकता के साथ पढ़ सकता है, तो चाइना। चीन की बात करें तो चीन पूर्वी एशिया का एक देश है। चीन आधिकारिक तौर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है और ये पूर्वी एशिया का एक देश है। 1.4 अरब से अधिक की आबादी के साथ यह दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन 5 भौगोलिक समय क्षेत्रों में फैला है। तो टाइम जोन कितने हैं चीन में? 5। तो रसिया के बाद दूसरे नंबर का है टाइम जोन वाला सबसे ज़्यादा। और 14 अलग अलग देशों की सीमा पे, रसिया की भी सीमा 14 देशों को टच करती है। तो रूस अगर विस्तार में देखें तो रूस के बाद सबसे ज़्यादा अगर अक्षांशीय विस्तार किसी का है, देशांतरी विस्तार किसी का है, तो ये चीन का है। ठीक है। तो रूस के बाद इस मामले में चाइना दूसरे नंबर की कंट्री है विस्तार के मामले में, जिसका देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा है। 5 टाइम जोन है, 14 देशों की सीमाओं से लगता है। 14 देशों की सीमाओं से रसिया भी लगता है। मुद्रा क्या है? रेमिनबी है। राजधानी बीजिंग है। युआन भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, युआन भी ठीक है। रेमिनबी इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जिसको मान्यता इसने दी है इंटरनेशनल करेंसी के रूप में, वो रेमिनबी है। राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। जनसंख्या 140.21 करोड़ है, विश्व बैंक के अनुसार 2020 में आंकड़ा आया था।
जीडीपी कितनी है तो 14.72 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। विश्व बैंक ने आंकड़ा दिया है। आधिकारिक भाषा क्या है चीन की? मंदारिन भाषा है। ये चीन का नक्शा है, आप देख सकते हैं। तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार से दो प्रमुख नदियां, एक नदी है येलो रिवर, या जिसको हांगहो नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये हांगहो नदी चीन के लोएस मैदान से होकर गुजरती है, जिसके कारण यहाँ की जो पीली मिट्टी है इस नदी का रंग पीला कर देती है, और जिस सागर में जाकर गिरती है इस सागर का रंग भी पीला हो जाता है। इसलिए यहाँ पे इस सागर को येलो सी के नाम से भी जानते हैं, पीला सागर के नाम से भी जानते हैं। तिब्बत के पठार से एक और नदी निकल रही है, यांग टिकसिक्यांग नदी या यांगची नदी, जो कि पीला सागर में गिर रही है। ये दोनों ही नदियां तिब्बत के पठार से निकलती हैं। यांगची नदी जो या टिकसिक्यांग नदी है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये तिब्बत के पठार से चाइना से होती हुई पीला सागर में जाकर गिरती है। डीईआरसी को पावर एंड एनर्जी श्रेणी में स्कोच सिल्वर अवार्ड मिला। तो दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने पावर एंड एनर्जी श्रेणी में स्कोच रजत पुरस्कार जीता है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने सतत पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सस्ती कीमत पर गुणवत्ता पहुंच और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार किया गया है। स्कोच ग्रुप समावेशी विकास पर ध्यान देने के साथ सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने वाला एक प्रबुद्ध मंडल है। भारत और 5 अन्य देशों ने अमेरिका के साथ शुरू किया सी ड्रैगन 22 अभ्यास। तो ये बहुपक्षीय अभ्यास है, द्विपक्षीय नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है, गलत है। भारत और 5 अन्य देशों ने, अर्थात ये बहुपक्षीय अभ्यास है। भारत प्रशांत, देखिए आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, जो स्टेटमेंट आता है, भारत प्रशांत महासागर में बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाले 6 हिंद प्रशांत देशों में शामिल है। सी ड्रैगन 22 अभ्यास 5 जनवरी 2022 को भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ शुरू हुआ। अमेरिका ने भी इसमें भाग लिया। अभ्यास मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण पर केंद्रित है और इसमें 270 घंटे से अधिक का इन फ्लाइट प्रशिक्षण शामिल होगा। तो कौन कौन से देश सम्मिलित हैं ये ध्यान रखिएगा। एनएसओ ने वित्त वर्ष 2021-22 की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया। तो भारत की अर्थव्यवस्था 2021-22 में विकास की ओर लौटेगी और पिछले वित्त वर्ष में 7.3% का जो संकुचन हुआ था, ध्यान रखिएगा, वृद्धि नहीं, उसके मुकाबले 9.2% वृद्धि होने की उम्मीद है। यह 7 जनवरी 2022 को जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा पहले अग्रिम अनुमानों में दिखाया गया था। वित्त वर्ष 2011 में 6.2% के संकुचन की तुलना में सकल मूल्य वर्धित जीवीए में 8.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ को विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की स्थापना की गई थी। कब? वर्ष 2019 में। एनएसओ देश के सांख्यिकी प्रणाली के नियोजित विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के साथ ही भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य सांख्यिकी ब्यूरो के बीच सांख्यिकी कार्य का समन्वय करता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को मिला प्रथम पुरस्कार। तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है। तो तीनों का नाम याद रखिएगा, पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे तमिलनाडु। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। जल संसाधन, नदी विकास और नदी गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने 11 विभिन्न श्रेणियों में राज्यों, संगठनों आदि को 57 पुरस्कार वितरित किए। उत्तर प्रदेश जो आपका प्रदेश है, भारत का एक राज्य है, 200 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ, अर्थात 20 करोड़ लगभग इसमें जनसंख्या है। यह भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश उपखंड है। मतलब अगर देखें किसी भी देश, कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका कोई राज्य इतना बड़ा हो जनसंख्या में। इसकी स्थापना 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद हुई थी। भूमि क्षेत्र कितना है? लगभग इसका क्षेत्रफल 2,43,286 किलोमीटर है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, राजधानी लखनऊ है और यही कार्यकारी शाखा है। हालांकि इसकी न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, ठीक है, यहीं पर हाईकोर्ट स्थित है। जनसंख्या 20.42 करोड़ लगभग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और ये है आपके
उत्तर प्रदेश का नक्शा, लखनऊ बीचों बीच राजधानी शहर है। फ्लैग इन किया गया भारत का पहला बहुआयामी साहसिक खेल अभियान। तो ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस में आल्प्स जो पर्वत है वहाँ पे आयोजित किया गया था। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 जनवरी 2022 को भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को फ्लैग इन किया। यह फ्रांस में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? फ्रांस में, आल्प्स पर्वत पे। अभियान नवंबर 2021 में आयोजित किया गया था और टीम का नेतृत्व निदेशक जो निमास के निदेशक हैं कर्नल सरफराज सिंह ने किया था, जिसमें 12 लोग थे, 8 सेना के जवान और अरुणाचल प्रदेश के 4 युवा इसमें शामिल थे। एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पीएम की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच हेतु कमेटी बनाई। तो गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। यह 3 सदस्यीय समिति है। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे, रट लीजिए। इसमें बलबीर सिंह संयुक्त निदेशक आईबी और एस सुरेश आईजी एसपीजी भी शामिल हैं। कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2021 शुरू हुई। इंडिया स्किल्स 2021 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता कहाँ पर शुरू हुई? नई दिल्ली में। आयोजक कौन था? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसमें 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागी 50 से अधिक कौशल जैसे कारपेंटिंग, पेटिसरी, कन्फेक्शनरी, वेल्डिंग, साइबर सुरक्षा आदि में प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखाई देंगे। यह स्थानीय अधिकारियों तथा राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत 7 से 9 जनवरी तक प्रगति मैदान सहित कई स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021, ये साउथ इंडियन बैंक को ये अवार्ड दिया गया। ध्यान रखिएगा, किसको? साउथ इंडियन बैंक को। ठीक है, यूआईपाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड। कुछ क्विज हैं, क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 की जांच के लिए गठित कमेटी में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या इस कमेटी में 31 सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। तो बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की जांच के लिए गठित संसदीय स्थायी समिति में केवल एक महिला प्रतिनिधि सहित केवल एक महिला प्रतिनिधि इसमें है। कुल 31 सदस्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखेंगे? तो इन्होंने कहाँ पर? फिरोजपुर में। हालांकि ये जा नहीं पाए वहाँ तक, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखेंगे। 490 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पीजीआई सैटेलाइट सेंटर बनाया जाएगा। हालांकि ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। किस देश की संसद में भीषण आग लगी थी? अभी हाल ही में चर्चा में रहा, तो दक्षिण अफ्रीका की संसद में। तो केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका की संसद में भीषण आग लग गई थी। कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा है? तो इसका नाम कोर्बेवैक्सटियम है, कोर्बेवैक्सटियम। ठीक, तो कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कोर्बेवैक्सटियम है। जीएसटी परिषद ने किस उत्पाद पर जीएसटी दर में वृद्धि को स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो जीएसटी दर में वृद्धि को स्थगित कर दिया है। पहले दर बढ़ाया था, उसका विरोध हुआ तो इसको स्थगित कर दिया। तो वो है कपड़ा व्यापारियों ने इनके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया था। ठीक है, क्या निर्णय लिया था इसके पहले कि दर जो वृद्धि दर है जीएसटी की 5% से बढ़ाकर 12% कर देनी थी, लेकिन विरोध हुआ तो इसको स्थगित कर दिया गया। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 के लिए रेड इंक अवार्ड के विजेता का नाम क्या है? तो रेड इंक अवार्ड जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 के लिए किसने जीता है? तो दानिश सिद्दीकी ने जीता है। ठीक है, किस देश में नए कोविड-19 संस्करण IHU का पता चला है? ईहू का पता चला है, तो फ्रांस में। ये वाला राइट आंसर है। ठीक है, और यह ओमिक्रॉन संस्करण से अधिक संक्रामक है। दक्षिण ध्रुव पर अकेले ट्रेक करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? कहाँ? दक्षिणी ध्रुव पर अकेले ट्रैक करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो ये है हरप्रीत चांडी। ठीक है, IRDAI ने 2021-22 के लिए अपने 3 बीमाकर्ताओं को DSII के रूप में चुना है। पहचाने कि इनमें से कौन सा बीमाकर्ता उनमें नहीं है?
तो इनमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस नहीं है, बाकी तीनों है, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये तीन हैं, तीनों का नाम याद रखेगा कि भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण ने 2021-22 के निम्नलिखित बीमाकर्ताओं को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में चुना है। किसे किसे? भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन तीनों को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ आपको डेली की हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं, ये पीडीएफ देखते रहिए। बाकी मंथली आपको टू द पॉइंट मैगजीन मिल जाएगी, उससे रिवीजन हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया आपको अगले जो एग्ज़ाम्स हैं उस तक रखनी है। अंत में रामायण वीडियो दे देंगे, फुल रिवीजन हो जाएगा। तो कोई, मेरा मकसद है कोई प्रश्न आपका छूटे नहीं। मैगजीन में अगले संस्करण में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल का अलग अंक आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स भी आपके तैयार होते चलें, क्योंकि महत्व ज़्यादा दिया जा रहा है अब उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को। तो उसी अनुसार हमको पैटर्न के अनुसार ही आगे बढ़ना है। और यूपीपीसीएस की 2022 की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। आप लोग भाग ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ करके। ये दिया हुआ नंबर व्हाट्सएप का है 9453775039, इससे जुड़ करके। आरओ का रिज़ल्ट अभी आज पता चला है कि सुबह सुबह बात हुई है कि अभी स्कैनिंग का काम हुआ है, तो रिज़ल्ट में भी सप्ताह ना आए, ठीक है। तो अगले सप्ताह तक वेट करना पड़ सकता है। इस सप्ताह भी आ सकता है, बहुत जल्दी हुई, नहीं तो अगले सप्ताह तक रिजल्ट आपका आ जाएगा आरओ का। अभी स्कैनिंग का काम कंप्लीट हुआ है, मतलब आपके ओएमआर स्कैन हुई है अभी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।